हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चल रहा है सीटेट को लेकर के। और चौथा टॉपिक जो आपने कल कवर किया था वो था आपका समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। उसमें मैंने जो भी आपको बताया था बोर्ड पर बिल्कुल डिटेल में, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की अवधारणाएँ क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के कारक, जैसे कि आपका हो गया पालन पोषण, सहानुभूति। एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल में बताया था। सहकारिता, निर्देश, आत्मीकरण, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड। फिर आपने देखा था बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व यानी फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन इन चिल्ड्रन। उसके अंतर्गत आपने वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस, स्कूल, बालक के साथी, समुदाय और धर्म को देखा था। फिर समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका, बच्चे के समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की भूमिका, समाजीकरण में खेल की भूमिका, इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल में समझा था। आज उसी पर आधारित हम लोग देख रहे हैं प्रश्न और उत्तर। तो अगर पिछले क्लास को आप लोगों ने देख लिया है और आराम से समझ लिया है तो जितने भी प्रश्न को भी मैं आपसे करवाने वाली हूँ, लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको अभी मिलेंगे और सारे महत्वपूर्ण आपको दिख रहा है कि इसी तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं सीटेट 2015 में पूछे गए हैं, दूसरा आप देख रहे हैं 2014 में, चौथा प्रश्न देख रहे हैं 2013 में। तो इस तरह से आपको कब प्रश्न पूछा गया है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं टॉपिक वाइज और उस पर आधारित प्रश्न बता रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर एक टॉपिक पर आप 20-20, 25-25 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको उसके अंतर्गत एक भी प्रश्न पूछा जाए तो आप ज़रूर आंसर देकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला जो प्रश्न 2015 सीटेट में पूछा गया था, इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। जब इस तरह के प्रश्न आ जाए कि नहीं है तो इसको थोड़ा सा रुक के देखना है। इसमें क्या होगा कि आपका ऑप्शन 4 है जिसमें कि 3 है, 1 नहीं है। तो पहला जैसे समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, ये क्या है, प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में ये सही है क्योंकि आपने ये देखा था, आपने जो पढ़ा था समाजीकरण के अंतर्गत, तो आपने ये पढ़ा था, समूह आपने पढ़ा था, समुदाय पढ़ा था, कम्युनिटी। तो यहाँ समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता है यानी कि पार्टिसिपेट अगर वो एक्टिव होकर बच्चा कर रहा है और जो सोशल उसका जो भी कौशल है तो वो सीख रहा है, अगर कोई चीज़ कला कोई कौशल सीख रहा है तो ये बिल्कुल उसका समाजीकरण हो रहा है। तो पहला आपका होगा, नहीं का हमें ढूंढना है। दूसरा है आपका बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये समाजीकरण बच्चे का नहीं है। अगर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी है लेकिन फिर भी बच्चे विद्यालय में अगर उस पर दबाव डाला जाता है किसी बात को स्वीकार करने के लिए तो ये बच्चे का समाजीकरण नहीं, यहाँ बच्चे का शोषण हो रहा है। तीसरा है आपका कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र बच्चा फील करे अपने आप को तभी बच्चे का सही समाजीकरण होता है। और 4 नंबर में आपका है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका होगा, ये समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। सक्रिय और निष्क्रिय यानी सक्रिय का अपोजिट, तो निष्क्रिय एजेंसी कौन सा है, यानी कि समाजीकरण में ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से आप बच्चे के समाजीकरण में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चों को समाजीकरण होने में सहायक नहीं है बल्कि बाधक है। ये जो स्वास्थ्य क्लब है ये सही है, परिवार है ये भी सही है, इको क्लब है ये भी सही है। ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो मेरे ख्याल से इसका 4 नंबर होगा। आप लोग जरा कमेंट कर बताइएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। एल्बर्ट बैंडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत को मैंने डिटेल में बताया है जब स्टेट का एग्जाम हो रहा था। आप लोग अगर कोई नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक मिल जाएंगे सामाजिक अध्ययन से भी जुड़े हुए, और जो पुराने हैं वो तो हैं ही साथ में बने हुए हैं। वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा आपको कितना मदद मिल रहा है इस प्रकार की वीडियो से। तो एल्बर्ट बैंडुरा ने जो कौन सा एल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, तो देखेंगे खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
दूसरा है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है। संज्ञान किसी के अंदर सोच, जिसको कॉग्निटिव आपने पढ़ा है, इसको भी मैंने डिटेल में बताया है, तो ये सामाजिक विकास से स्वतंत्र नहीं है। जब किसी बच्चे का सोच ही डेवलप नहीं हुआ है, उसको संज्ञान ही नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर उसका सामाजिक विकास कैसे हो सकता है। ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, बच्चों के सीखने के लिए जो मॉडलिंग होता है, यानी कि मॉडल प्रतिरूपण किसी चीज़ का आप जो जैसे कि हमें आई बताना है कहाँ है, हैंड बताना है, तो हम एक मॉडल को लेकर के डमी को लेकर के बच्चे को सिखाते हैं। तो ये जो है ये अधिगम के सिद्धांत का एक मुख्य तरीका है। तो 3 का 2 हो जाएगा। 4 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये गलत है और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में और प्रभावित रहते हैं। ये भी गलत है। विकास और सीखना ये प्रभावित रहते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। नहीं, कोई सीखने के तरीके में कोई निश्चितता नहीं होती है। ये क्या कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं अनिश्चित जो है वो है। शिक्षार्थी एक बिल्कुल अनिश्चित तरीके से सीखता है। ऐसा नहीं है कि आपको इतने समय में इतना ही सीखना है। 4 नंबर जो आप देख रहे हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए, हम सामाजिक दक्षता यानी समाजीकरण में निपुण हो जाना, सिर्फ खेलने से ही बच्चे का संज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर समाजीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन खेलना भी एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार के आपने समाजीकरण में खेल की भूमिका को देखा है, तो ये महत्वपूर्ण है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में थोड़ा सा रुकिएगा और समझिएगा, अगर इस तरह से ऑप्शन बदल दिया जाए, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए एकमात्र साधन है, तब फिर ये हो जाएगा गलत। लेकिन इसमें पूछा गया है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी गलत नहीं है खेलना, तो ये आपका हो जाएगा सही। 5 नंबर आप देखेंगे समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण जो है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया है। समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज में जिस प्रकार का मानदंड है उसके साथ जो अनुकूलन है, उसके साथ अनुकूलन आप समझ रहे हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, यानी मेरे मन के अनुकूल ये काम हो रहा है, मेरे मन के प्रतिकूल, उसी प्रकार समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन है वही आपका सामाजिकरण है। तो 5 का हो जाएगा आपका 4। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो बच्चों जब समाजीकरण में मैक्सिमम एल्बर्ट बंडूरा से सवाल किए जाते हैं और बच्चे फिल्म में जो हिंसात्मक व्यवहार देखते हैं उसको बच्चे सीख सकते हैं, और ये निष्कर्ष एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। 7वां नंबर है आपका, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, यानी समूह में ग्रुप में जो बच्चे परियोजना गतिविधि करते हैं, जो भी करते हैं, वो गतिविधि का एक सशक्त साधन है। किस चीज़ का? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का, या फिर शिक्षकों के भार को हल्का करने का। निगेटिव कोई भी चीज़ CDP में नहीं आता है। रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने का, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने का। इसके लिए अनेकता में एकता ग्रुप में काम करने का मतलब नहीं है, मतलब ये है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का। 8 नंबर प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या है। देखिए समाजीकरण से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी सीटेट 2012 में पूछा गया। आप देख रहे हैं जो भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ पूछे गए प्रश्न हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना नहीं। कितनी मासूमियत से बच्चों को समाज में ढाला जाता है, परिवार में ढाला जाता है। तो कठोर दंड या फिर किसी भी मानदंड को कठोर रूप से पालन करना समाजीकरण नहीं हो सकता है। समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण है। और ये फिर विद्रोह करना या विविधता को समझना ये सब नहीं है। फिर अगला आपका है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों को, जो बच्चे छोटे हैं उनको कक्ष में समवयस्क के साथ जो बातचीत होती है, अंतः क्रिया होती है, इंटरकनेक्शन होता है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। नहीं वो एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, नहीं पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, नहीं वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। एक से जहाँ एक काम से 2 तरह के फायदे हो, उस तरह के
ऑप्शन को टिक करिएगा। हालांकि सारा ऑप्शन सीडीपी में आपको संभावित ही लगता है, लेकिन ध्यान देना है कि अधिक से अधिक फायदा किस प्रकार के प्रश्नों में है। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? शिक्षा के संदर्भ में क्या है समाजीकरण? तो ये है आपका सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। नहीं, ये मानदंडों का अनुपालन करना या फिर कठोर रूप से पालन करना, इन सब चीज़ों को हटा देना है माइंड से। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, कोई सामाजिक मानदंड नहीं होता है कि समाज में 5 साल के बच्चे ही समाजीकरण हो सकता है, उसका 5 साल के बच्चे को ही आप यहाँ लेकर आ सकते हैं, ऐसा किसी प्रकार का कोई मापदंड नहीं होता है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है, यानी कि ऑप्शन 4 होगा और ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है आपका। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करता है? तो आपने इसको भी कई बार पढ़ा है, ये समाजीकरण में सहायता करता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था के दौरान? जटिल भी यानी मुश्किल भी समाजीकरण होता है, उसमें जटिल समाजीकरण यानी कि जो समाज में जो उम्र दिया हुआ है उस उम्र के दौरान बच्चे बिल्कुल जटिलता से ग्रहण करते हैं, यानी कि हावी हो जाता है समाजीकरण उस उम्र का। और सबसे अधिक गहन भी होता है, तो वो अवस्था कौन सा है? तो ये किशोरावस्था के दौरान ही समाजीकरण, यानी जिस प्रकार के ग्रुप में जाएगा किशोरावस्था, कोई किशोर जिस प्रकार के ग्रुप में जाएगा उसमें बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल गंभीरता से समाजीकरण हो जाता है, उसी तरह के माहौल का, उसी तरह के जिसको कहते हैं आप समाज का। जैसे बच्चा किशोर जिस तरह के माहौल में जाएगा बहुत तेज़ी से उसका समाजीकरण उसी तरह के माहौल में हो जाता है, और ये 2011 में पूछा गया था। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है? नहीं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें? नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है? बच्चे देखिए, इसमें बच्चों का उम्र नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये पता है कि 18 साल की उम्र तक के बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं आप, चाहे वो सामाजिकरण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का समाजीकरण की प्रक्रिया हो, या फिर किसी भी प्रकार का चिंतन हो, या आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा था विकास की अवधारणा, या फिर उसका भी अधिगम से संबंध, आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप कैच कर रहे हैं, वो सारा आप जन्म से 18 साल के बच्चों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बाल विकास के सिद्धांत हो या जो भी हो। तो ये कृतिका का 18 साल के अंदर का उम्र है, और ये जो कुछ भी बोलती है घर में इसकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए घर में बोलती ही नहीं है। कोई भी इस चीज़ को गेस कर लेता है कि यहाँ पर मैं बोलती हूँ, मेरी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन जब वो बात स्कूल में करती है तो उसकी बातों को गंभीरता से लोग सुनते हैं, इसीलिए वो स्कूल में घर से अधिक बात करती है, और ये भी सीटेट 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, क्योंकि अभी तो लगातार हम लोग पढ़ने लिखने से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन इस प्रकार का दे दिया है। या फिर विद्यार्थी को सीखने के लिए भी प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। चुनौती वगैरह जब आ जाए तो ये सब तो नहीं होगा। जैसे भी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का एक कारक के रूप में। जटिल अनुभव नहीं होता है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय को जटिल अनुभव नहीं, बल्कि आजकल तो ऐसा बताया जा रहा है कि शिक्षक को भी दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर विद्यार्थी को ये लगने लगेगा कि स्कूल जाते ही एक जटिलता का सामना करना पड़ता है, मार पीट दंड, तो फिर बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और शिक्षम अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में तो नहीं, आपका ये 14 का 1 ही होगा। ये भी सीटेट 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इसको बस आप लोग याद ही कर लीजिए, बिल्कुल VVI प्रश्न है ये। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ होती है? तो किशोरावस्था में, जन्म से और जन्म के 3 वर्ष बाद। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, और आपके प्रश्न के उत्तर का जवाब का इंतजार रहेगा आप क्या उत्तर देते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ होती है? अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, विश्वासों, मूल्यों या फिर ये सभी को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये सभी, यानी मानक, मूल्य, विश्वास, इन सभी प्रक्रिया को समाजीकरण में महत्व दिया जाता है। और 15 नंबर का आपको बता देती हूँ मैं, ताकि आप लोग
से ये महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर छूट ना जाए, तो बालक का समाजीकरण जो है जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। समाजीकरण में क्या आता है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो मुझे तो पहला ही ठीक लगा है और पहला ही सही भी है, तो आपका यही हो जाएगा, व्यवहार गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है बच्चों के समाजीकरण में। अब है आपका प्रश्न नंबर 18, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 3 इसमें सत्य है। जैसे असत्य आए तो आपको तो 3 एकदम पॉजिटिव ढूंढना है, 1 निगेटिव ढूंढना है, तो 3 इसमें सत्य है, 1 असत्य है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। बिल्कुल, किसी की अलग संस्कृति है, किसी की अलग संस्कृति है, एक संस्कृति वाले एक भिन्न संस्कृति वाले जब समाज में निकलेंगे, दोनों आपस में बात करेंगे, तब इसका हस्तांतरण यानी आदान प्रदान होगा, तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है आपका, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता जैसे माता पिता, समवयस्क यानी उस उम्र के, समवयस्क मतलब जिस उम्र का के बालक का समाजीकरण हो रहा है उसी उम्र का समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता, तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये भी सत्य है। तीसरा है आपका, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने पहला ही पढ़ा हुआ है पालन और पोषण, जो कि समाजीकरण का एक तत्व है, एक कारक है। और 4 नंबर फिर से आपका सही होगा, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। ये सब पे हमने डिटेल में आपको बताया है, आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी CDP का क्लास लिया है आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, सारा वीडियो एक एक करके देखिए, आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और सीटेट के लिए आपका CDP कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा, आप प्रश्नों का जवाब देकर आएंगे। 19 नंबर है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आपने धर्म भी एक टॉपिक पढ़ा था, धर्म का महत्व किस चीज़ में है? आदर्श में है, अनुकरण, अनुकरण करना आपने पढ़ा है, संस्कार में किस चीज़ में है? 19 नंबर आपको देखना है, तो तीनों चीज़ में है, क्योंकि धर्म जो है, जो आपके बालकों का समाजीकरण करने वाले जो तत्व के अंतर्गत आता है, तो धर्म का जो है बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के अलग अलग संस्कार, परंपराएं, आदर्श और मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म या फिर अन्य धर्मों के व्यक्तिगत एवं समूहों में सबके संपर्क में आता है, अलग अलग धर्मों के या समूहों के संपर्क में आता है, तो वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सभी बातों को सीखने लगता है। अच्छा, ये मेरा धर्म था, ये इनका धर्म है, ये इनका इस तरह का धर्म है, मेरा इस तरह का। वहाँ आदर्श, अनुकरण, संस्कार सब कुछ है, तो आपका 19 का हो जाएगा 4। 20 नंबर है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? अच्छे कपड़े, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक, बच्चे की सुंदरता नहीं, खेलकूद। क्योंकि समाज से समाजीकरण होता है और खेलकूद अकेले नहीं होगा, बाहर निकलेगा, बच्चे 10 बच्चों के बीच में निकलेगा तो उसका समाजीकरण होगा। प्रमुख भूमिका सब है, अच्छे पाठ्य पुस्तक भी हैं, बच्चे की सुंदरता भी है, क्योंकि जो बच्चे देखने में आपने ये पढ़ा है इस टॉपिक को, तो उसके अंदर हीन भावना पैदा होती है। लेकिन इसमें कहा गया है समाजीकरण में प्रमुख भूमिका, तो ये है आपका खेलकूद। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शिक्षक की भूमिका उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें गृह कार्य देना या फिर आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, ये सब नहीं है, उनका बौद्धिक विकास करना। 22 नंबर है आपका, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो तो ये सहानुभूति तो ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण ठीक है, लेकिन ये जो कठोर आ गया तो ये गलत हो गया। सामान्य ये भी गलत है, कठोर ये भी गलत है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। 23 नंबर प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को, यानी फॉलो करना, बच्चे मेरा अनुकरण कर रहे हैं, मेरी नकल कर रहे हैं, इस चीज़ को हम उपयोगी और विकासात्मक बनाएंगे, इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो गांव एवं शहर बाद में आता है, परिवहन एवं संचार साधन बिल्कुल दूर की बात है, यहाँ किसी प्रकार का समाजीकरण या अनुकरण नहीं होगा। देश एवं राजनीति बहुत ऊँची बात है, जिस तरह हमने बताया था, पहले माँ बाप, फिर परिवार, फिर गाँव घर, फिर गांव, पड़ोस, शहर, इस तरह मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, बहुत डिटेल से, ज़रूर देखिएगा। 23 का 1 आपका होगा परिवार एवं पड़ोस। और आपका आखिरी प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे?
बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बिल्कुल सही है। स्कूल क्या है, रोज़ स्कूल आने से क्या लाभ हैं, क्योंकि हमें उसकी समाजीकरण करना है, समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है। तो जब तक बच्चे रोज़ स्कूल आएंगे नहीं, अनेक बच्चों से मिलेंगे नहीं, तो फिर बच्चों के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया तेज नहीं होगी। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। बिल्कुल, क्या है समाज, समाज को जानना, सामाजिक बनने का क्या आदर्श है, समाजीकरण होने से क्या लाभ है, समाज में लोगों से घुलना मिलना, इसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या लाभ है। और सी नंबर आपका है बालकों को समाज में प्रचलित बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ये तीनों है, इस समाज में किस प्रकार की मान्यता है वो बच्चों को जानकारी देंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ये सभी। तो ये 24 आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उम्मीद करते हैं अगर आपने पिछला क्लास और ये क्लास देखा तो आपने बहुत बड़ी चीज़ों को हासिल किया है। समाजीकरण की प्रक्रिया से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब देकर आएंगे। और अभी आपने देखा 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 तक के प्रश्नों को मैंने आपके सामने में रखा है कि 15 तक लगातार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।